खाल बोलता है, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर अब तक तो तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे हाकिम एंड गवर्नमेंट ने मार दिया होगा। इतना सुनना था कि तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ता हुआ पीके रुक जाता है और खाल की तरफ मुड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि उनके साथ क्या हुआ? खाल पीके की आंखों में देखते हुए बोलता है, नंबर 7, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पहले नहीं हो जो इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की खोज में निकले थे। अब तक 6 और लोग पिछले 500 सालों में ऐसा कर चुके हैं। ये सिलसिला तब से शुरू है जब से तुम्हारे गवर्नमेंट ने पहले एस्ट्रोनॉट को दूसरे प्लेनेट की खोज में भेजा था, और तब से लेकर आज तक तुम्हारी गवर्नमेंट ने दूसरे ग्रह की खोज में भेजे गए एक भी एस्ट्रोनॉट को जिंदा नहीं छोड़ा है, और न ही उनके परिवार को जिंदा छोड़ा है। खाल की बात सुन पीके आत्मा चौधरी की ओर देखते हुए बोलता है, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? और आत्मा की हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगता है। तब फासायुकी और रिजो उसके आगे खड़े होकर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिसके बाद वो साहब बोलता है, क्योंकि हाकिम एंड गवर्नमेंट नहीं चाहती है उसके लोगों को पता चले कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। पीके झल्लाते हुए बोलता है, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो ऐसा चाहते ही हैं तो फिर दूसरी दुनिया की खोज के लिए वो यहाँ से एस्ट्रोनॉट क्यों भेजेंगे? तुम लोगों के पास बस कहानियां हैं सुनाने को, मुझे नहीं जानना, और कुछ मुझे नहीं जानना। बस मुझे अपने माँ और पिताजी से मिलना है। पीके सामने खड़े फासायुकी और रिजो को धक्का देके वहां से आगे बढ़ जाता है। पीके को आगे बढ़ता देख खाल चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने कभी अपने प्लेनेट पर किसान देखा है? तुमने अपने प्लेनेट पर कभी किसी को खेती करते देखा है? नंबर 7, नहीं देखा है ना? पर फिर भी तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे घर में जो खाना आता है वो कहां से आता है? सोचोगे भी कैसे? तुम्हारे गवर्नमेंट ने तुम्हें इतना आराम दिया है कि तुमने सोचना भी छोड़ दिया है। तुम्हारी गवर्नमेंट दूसरे प्लेनेट पर भी जीवन है इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहती कि वो उन प्लेनेट के साथ क्या करती है जिस पे उन्हें जीवन मिलता है। नंबर 7, तुम्हारे घर तक पहुंचा खाना दूसरे प्लेनेट के लोगों के खून से सना हुआ है। पीके खाल की बात सुन के कुछ देर के लिए रुकता है, पर फिर आत्मा चौधरी के साथ लिफ्ट पर चढ़ जाता है। पीके को अब कोई और कहानी नहीं सुननी थी। वो बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाकर माता पिता से मिलना चाहता था। लिफ्ट जल्दी जल्दी काजगा की खाई के ऊपर पहुंचने लगती है। ऊपर पहुंचने के बाद आत्मा चौधरी बोलता है, क्या हुआ भाया, बड़े गुस्से में लग रहे हो? पीके वहां पर पहले से ही खड़ी खाल की ग्रेविटी से चलने वाली कार की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ना ही कुछ बात नहीं है, बस हमका जल्दी से अपने घर जाना है। जिसको सुन आत्मा चौधरी कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ भाया, तुम्हारे को बताए रही हो अपने माँ बाबू जी के बारे में, सब ठीक तो है ना? पीके उस गाड़ी में बैठते हुए बोलता है, यह तो पता करना है। आत्मा भी उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद पीके से पूछता है, तुम ही गाड़ी चला लोगे ना भाया? पीके उस गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बोलता है, आसान है, खाल को चलाते हुए देखा था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आत्मा गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद पीके से पूछता है, जिसके जवाब में पीके बोलता है, अपना रिमोटवा लेने, वो उसी रूम में छूट गया है जिसमें उन लोगों ने हमें आराम करने के लिए रखा था। वही रिमोट में ही हमारे कमांड सेंटर का कोऑर्डिनेट है, और वो कोऑर्डिनेट के मदद से ही हम अपने घर तक पहुंच सकते हैं। और उनकी गाड़ी उस शहर की तरफ बढ़ चलती है जहां सबसे पहले उनकी मुलाकात खाल से हुई थी। पीके वहां पहुंचकर अभी उस कमरे को खोलने ही वाला होता है कि तभी पीके को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसके रेडियो की थी, पर उसका रेडियो तो उसके क्रैश कर गया स्पेसशिप में ही छूट गया था। फिर वो यहाँ कैसे? पीके अभी यही सोच ही रहा था कि आत्मा चौधरी बोलता है, अरे ये तो मारे रेडियो का गाना है। ये बोलने के बाद आत्मा पीके की तरफ देखता है। पीके आत्मा को ही घूर रहा था, जिसके बाद आत्मा बोलता है, ठीक है, तुम्हारा रेडियो, अब खुश? जिसके बाद दोनों उस रेडियो की आवाज जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। कुछ देर उसी दिशा में बढ़ने के बाद वो काउंसिल हाउस पहुंच जाते हैं, जिसके सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। रेडियो की आवाज
वहीं से आ रही थी। पीके और आत्मा वहां पहुंच के भीड़ को हटाते हैं और देखते हैं वही बच्चा जिसके जरिए पीके ने खाल के लोगों की भाषा सीखी थी, पीके के रेडियो के साथ सीढ़ियों पर बैठकर गाना सुन रहा था। इससे पहले कि पीके उस बच्चे को रेडियो लौटाने को कहता, एक छोटी सी स्पेसशिप काउंसिल हॉल के सीढ़ियों के ऊपर आकर रुकती है, जिसमें से खाल, बोरसा, फासायुकी और इजोक निकलते हैं और पीके और आत्मा चौधरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां खड़ी भीड़ खाल को आता देख बारी बारी से झुककर खाल को नमस्कार करती है और वहां से जाने लगती है। अब काउंसिल हाउस के सीढ़ियों पर उस भीड़ में से पीके, आत्मा और वो बच्चा ही बचे थे। बोरसा वहां पहुंच के उस 10 साल के बच्चे को गोद में उठाते हुए बोलता है, कितनी बार तुम्हें कहा है, हर नई चीज खेलने के लिए नहीं होती। और वो पीके का रेडियो उसकी हाथों से लेके उसे अच्छी तरह से देखता है और फिर पीके को दे देता है। इससे मिलो, ये है मेरा बेटा सीले। ओ, तुम तो इससे पहले ही मिल चुके हो। और यह है अंकल नंबर 7, मेरा मतलब है पीके। नमस्ते करो इन्हें। बोरसा को पता था कि पीके को नंबर 7 नाम पसंद नहीं। आथो चो मारून। बोलते हुए सीले झुक के अपने लोगों की तरफ पीके और आत्मा चौधरी को नमस्कार करता है। अगर पर्चे लेने और देने का सिलसिला खत्म हो गया हो तो क्या मैं जान सकता हूँ नंबर 7 के स्पेसशिप से जरूरी सामान लाने का काम किसे सौंपा गया था? बहुत देर से ये सब देख रहा खाल बोलता है, कोगे को। फासायुकी और इजोक एक साथ बोलते हैं, जिसको सुनते ही खाल उनकी बात बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से में बोलता है, और वो इस तरह से उन सामानों की देखरेख कर रहा है कि एक बच्चा उन सामानों को खिलौना समझ के खेल रहा है। कहाँ है वो? मेरे हिसाब से उसे अभी काउंसिल हाउस के स्टोर रूम में होना चाहिए। क्या मैं उसे यहाँ बुला लाऊं? इजोक बोलता है, जिसको सुन के खाल काउंसिल हाउस की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए बोलता है, नहीं, हम उसके पास जाएंगे। और वो सभी काउंसिल हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। पीके भी आत्मा चौधरी के साथ उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे भी अपने शिप के सामान को देखना था। खाल की बातों का बुरा मत मानना, उसने बहुत कुछ सहा है। वो बस सब कुछ ठीक करना चाहता है। बोरसा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पीके से बोलता है। पीके कुछ जवाब नहीं देता। वो कुछ देर में ही काउंसिल हाउस के स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अलग अलग तरह के सामान रखे थे, स्पेसशिप के पार्ट्स, ग्रेविटी कार्स के पार्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजियां। पर उस कमरे में कुछ ऐसा भी था जिसे आत्मा चौधरी भी पहचान रहा था, और वो थे वहां रखे गए हथियार, जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो रामायण और महाभारत काल के, पर वो देखने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन लग रहे थे। अंदर घुसते ही इजोक और फासायुकी चिल्लाते हैं, कोगे कोगे। जिसके बाद उस रूम के बीचों बीच लगे पर्दे को हटाते हुए एक मोटा सा आदमी आता है। उसने अपने चेहरे पर मोटा सा चश्मा लगा रखा था और हाथों में एक छोटी सी ड्रिल करने वाली मशीन पकड़ रखी थी। वो मोटा आदमी हड़बड़ी से पर्दे को हटाते हुए आगे बढ़ता है और फिर खाल के पास पहुंच के अपने चश्मे को ऊपर करते हुए झुककर बोलता है, अथुचो मरून खाल। खाल क्या हुआ? आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। तुम कब अपने काम को सीरियस लोगे कोगे? तुमने एक बच्चे को नंबर 7 के स्पेसशिप के सामानों के साथ खेलने दिया? खाल थोड़ा गुस्से में कोगे से पूछता है, नहीं नहीं खाल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ ये कि हम जब नंबर 7 के क्रैश हुए शिप से सामान लाने गए तो हमने जितना भी डिवाइस या मशीन वहां से लाया, उन सभी के फंक्शन को समझना आसान था, क्योंकि वो हमारे ही प्लेनेट के थे, पर इसे हम समझ नहीं पा रहे थे। कोगे पीके के रेडियो की तरफ इशारा करते हुए बोलना जारी रखता है, मैं इस डिवाइस को भी अच्छे से चेक ही कर रहा था कि तभी सीले स्टोर रूम में आ जाता है और मुझसे बोलता है कि वो इसे चला सकता है, ये आपके किसी काम की नहीं। तो मैंने भी सीले को सबसे पहले इस डिवाइस को मेरे सामने ही चलाने को कहा। सीले ने हमने एक जो और बक्सा उस शिप से लाया था उससे कुछ निकाल के इसमें लगा देता है और वो आवाज करने लगती है। मैं कुछ देर बाद ही समझ गया कि ये कोई खतरनाक डिवाइस नहीं है, बस बच्चों की खेलने की चीज है, इसीलिए मैंने सीले को वो दे दी। वैसे मानना पड़ेगा कि सीले जीनियस है। कोगे अपनी बात खत्म करता है। वो बक्सा कहाँ है? पीके कोगे से पूछता है। कोगे अपने सामने के टेबल से कपड़े को हटाता है, उस पर पीके का बक्सा रखा हुआ था। पीके जल्दी से आगे बढ़ता है और उस बक्से में से कुछ कैसेट निकाल लेता है जिसमें जग्गू की आवाज रिकॉर्ड। मैंने 10वीं में थी।
जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पीके उन कैसेटों को पकड़कर पापा के लिए। थोड़ा उदास हो जाता मैं दिखती हूँ माँ और जैसी। फिर खाल की ओर मुड़ते हुए बोलता है, खाल मुझे पता है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो सकता है तुम जो कह रहे हो सब ठीक हो, पर मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। मुझे पता है और मैं समझ सकता हूँ, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि तुम्हें रोकूं। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारे हाकिम एंड गवर्नमेंट ने अपने शहरों के चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है जो पूरे सरफसौर को 2 भागों में बांटती है, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खाल पीके से बोलता है, मैं तुम्हारे उस छोटे से स्पेसशिप से जा सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी जान की परवाह है, पर मैं अपने लोगों के जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम किसी भी स्पेसशिप से जाओगे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल जाएगा और फिर उन्हें हमारे बारे में भी पता चल जाएगा और हम जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसे लड़े बिना ही खत्म हो जाएंगे। कोई तो रास्ता होगा, पीके खाल की तरफ देखते हुए बोलता है। कोई रास्ता नहीं, तुम्हें जमीन के रास्ते ही जाना होगा, जिसका मतलब है तुम्हारे बीच होगी एक ऐसी दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता। खाल पीके से बोलता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो उस दीवार को काट सके या फिर उड़ा सके या उसकी धातु को गला सके? पीके उस रूम में रखे हथियारों की तरफ देखते हुए बोलता है। तुम इन हथियारों को देख के सोच रहे होगे कि ये देखने में पृथ्वी के देवताओं के अस्त्रों की तरह लग रहे हैं, तो इनकी शक्ति भी उतनी ही होगी। दरअसल जब हमने महान युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया, तब हमने अथजलार में लिखे काजगा के अवतारों और अन्य भगवानों के अस्त्रों को ध्यान में रख के अपने हथियार को डिजाइन किया। पर ये दिखते तो उनके जैसे ही हैं, पर ये सभी उतने ताकतवर नहीं। वोरसा उन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र उठाते हुए बोलता है, जो दिखने में धनुष जैसी थी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल हम जब नंबर 7 के शिप पर गए, हमें एक रोबोटिक हैंड मिली जो लेजर छोड़ सकती है और उसकी लेजर की गर्मी 6000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। तो मैंने उस रोबोटिक हैंड को लेजर गन में बदल दिया। इतना कहकर कोगे पर्दे के पीछे से उस लेजर गन को लाता है, जो एक ट्रॉली पर थी। देखने पर मत जाओ, छोटी है पर कमाल की चीज है। इससे दीवार की धातु को गलाने में टाइम तो लगेगा, पर काम हो जाएगा। कहानी में जो यहाँ तक बने हुए उन सभी को धन्यवाद। मैं इसी एपिसोड में चाहता था कि पीके अपने घर तक जाए, पर कहानी लंबी होती जा रही थी, इसलिए आगे का सफर अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर वोरसा के बेटे सिले को कैसे पता था कि रेडियो कैसे चलेगा। पीके के माँ बाप जिंदा हैं या नहीं, खाल सच कह रहा है या झूठ, और वोरसा का भी एक राज है जो पीके से जुड़ा है, उस पे इससे भी पर्दा उठेगा। मुझे पता है ये एपिसोड उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर यार आपको पता होना चाहिए, जब आप एक सफर करते हो तो बहुत से ऐसे रास्ते आते हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं पर जरूरी होते हैं। तो ये एपिसोड ठीक वैसा ही है, इंटरेस्टिंग नहीं है पर जरूरी है पीके के सफर के लिए। पर अगला एपिसोड बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days